राजस्थान बोर्ड कक्षा 7 विज्ञान का चौथा पढ़ेंगे, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस अध्याय में हम पढ़ेंगे 7 टॉपिक। वो हैं प्रकाश का परावर्तन, अगला है प्रकाश के परावर्तन के नियम, तीसरा है नियमित और विस्तृत परावर्तन, अगला है समतल दर्पण से परावर्तन, पांचवा है गोलीय दर्पण, छठा है अवतल दर्पण एवं उनसे बनने वाले प्रतिबिंब, और सातवां उत्तल दर्पण एवं उनसे बनने वाले प्रतिबिंब। तो चलिए शुरू करते हैं इस अध्याय को। हमने पिछली कक्षा में अध्ययन कर चुके हैं कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश के मार्ग में कोई अपारदर्शी अवरोध रख दिया जाए तो यह इसे पार नहीं हो पाता है, लेकिन जब प्रकाश के मार्ग में चमकीली वस्तु जैसे समतल दर्पण रख दिया जाए तो क्या होता है, आओ पता लगाएं। प्रकाश का परावर्तन एक गतिविधि है। दिन के समय एक समतल दर्पण को हाथ में लेकर एक इमारत के सामने खुले में खड़े हो जाइए तथा धूप को इस दर्पण पर गिरने दीजिए। अब दर्पण को इस प्रकार घुमाइए कि प्रकाश का एक धब्बा इमारत की ऐसी दीवार पर गिरे जहां धूप नहीं आ रही हो। इमारत की दीवार पर प्रकाश का यह धब्बा क्यों बनता है? सूर्य से आने वाला प्रकाश जब समतल दर्पण पर गिरता है तो दर्पण अपने ऊपर गिरने वाले प्रकाश की दिशा को बदल देता है। ऐसी ही गतिविधि आप किसी अंधेरे कमरे में कर सकते हैं। आप एक गत्ता लेकर उसमें एक कील से एक छेद कर दीजिए तथा एक टॉर्च के कांच को इस गत्ते से ढककर कमरे के मध्य में खड़े हो जाइए। आपके एक मित्र को हाथ में एक समतल दर्पण देकर कमरे के कोने में खड़ा कर दीजिए। टॉर्च को जलाकर इसके प्रकाश पुंज को मित्र द्वारा पकड़े हुए समतल दर्पण पर डालिए। टॉर्च की दिशा इस प्रकार समायोजित कीजिए कि प्रकाश का धब्बा कमरे की दीवार के ऊपर पड़े। इससे भी निष्कर्ष निकलता है कि समतल दर्पण अपने ऊपर गिरने वाले प्रकाश की दिशा को बदल देता है। इस क्रिया में प्रकाश वायु से चलता हुआ समतल दर्पण से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वायु में लौट जाता है। पानी से भरी बाल्टी को कमरे में दीवार के पास रखकर जल के पृष्ठ पर टॉर्च से प्रकाश डालिए। आप देखेंगे कि जल का पृष्ठ भी दर्पण की भांति कार्य करता है तथा प्रकाश के मार्ग को बदल सकता है। स्टील की प्लेट या चम्मच से भी प्रकाश की दिशा को परावर्तित कर देखिए। अतः हम कह सकते हैं कि प्रकाश किरणों का दर्पण या किसी अन्य चमकीली सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रैक्टिकल का एक चित्र दे रखा है इस तरह से कि नीचे से जब टॉर्च मारते हैं कांच या किसी चमकीली वस्तु से टकराकर नीचे की ओर ही वापस लौट जाता है दूसरी तरफ। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम परावर्तन के नियम। एक ड्राइंग बोर्ड लेकर उस पर ड्राइंग पिनों से सफ़ेद कागज़ लगा दीजिए। इस पर पेंसिल से एक सरल रेखा MN खींचिए। MN के ठीक मध्य में बिंदु O अंकित कीजिए। O बिंदु से रेखा MN पर लंब OP खींचिए। OP को अभिलंब कहते हैं। बिंदु O के दोनों तरफ चांदे की सहायता से चित्र 14.2 के अनुसार 90 डिग्री, 80 डिग्री, 70 डिग्री, 60 डिग्री, 50 डिग्री, 40, 30, 20, 10, 0 डिग्री कोण अंकित कीजिए। एक समतल दर्पण को थर्मोकोल के टुकड़े में फंसाकर इस प्रकार खड़ा कीजिए कि यह सरल रेखा MN के अनुदिश रहे। एक टॉर्च के कांच को चित्रानुसार काले रंग की ड्राइंग शीट के ऐसे टुकड़े से ढक दीजिए जिसमें एक झर्री या स्लिट बनी हो। अब टॉर्च को जलाकर झर्री से निकलने वाले प्रकाश किरण पुंज को दर्पण पर इस प्रकार डालिए कि यह प्रकाश किरण ड्राइंग बोर्ड के कागज पर एक सरल रेखा के रूप में दिखाई दे। टॉर्च की स्थिति को इस प्रकार समायोजित कीजिए कि इसका प्रकाश समतल दर्पण पर अभिलंब OP के साथ डिग्री कोण बनाते परावर्तित होकर
आने वाली किरण को भी इस ड्राइंग बोर्ड पर लगे सफ़ेद कागज नजर आएगी। आपतित प्रकाश किरण पर पेंसिल से बिंदु ए अंकित कीजिए। टॉर्च से चलकर दर्पण से टकराने वाली किरण एओ को आपतित प्रकाश किरण कहते हैं। इस प्रकार परावर्तित होकर आने वाली किरण पर पेंसिल से बिंदु सी अंकित कीजिए। दर्पण से टकराकर लौटने वाली इस किरण को परावर्तित किरण ओसी कहते हैं। बिंदु ए और ओ को मिलाइए तथा बिंदु ओ और सी को मिलाइए। आपतित किरण एओ तथा अभिलंब ओपी के मध्य बनने वाले कोण एओपी को आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण आई कहते हैं। परावर्तित किरण ओसी और अभिलंब ओपी के मध्य बनने वाले कोण पीओसी को परावर्तन कोण आर कहते हैं। हम इन दोनों कोणों को मापिए, क्या ये बराबर हैं? इसी प्रकार अभिलंब के साथ अलग अलग कोण बनाते हुए यह प्रक्रिया दोहराइए तथा आपतन कोण और परावर्तन कोणों के मान में आगे दी गई सारणी में परावर्तन सारणी भरिए। तो देखो, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं, तो अगर 25 डिग्री का आपतन कोण रखते हैं तो परावर्तन कोण भी 25 डिग्री होगा। 30 डिग्री का रखते हैं तो परावर्तन कोण भी 30 डिग्री का होगा। इस प्रकार भरेंगे तो ये बराबर आएंगे। उक्त सारणी के प्रेक्षणों से आपको निष्कर्ष प्राप्त होता है कि आपतन कोण में परावर्तन कोण का मान सदैव बराबर होता है, अर्थात आपतन कोण आई बराबर परावर्तन कोण आर। इसको याद रख लें, भौतिक विज्ञान पढ़ेंगे ये काम में आता रहेगा। ठीक है, आपतन कोण आई बराबर आर याद रखें, यह परावर्तन का प्रथम नियम है। आप यहाँ यह भी देखते हैं कि आपतित किरण एओ, परावर्तित किरण ओसी तथा अभिलंब ओपी तीनों एक ही तल में स्थित है। अतः हम कह सकते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। यह परावर्तन का द्वितीय नियम है। अब हम पढ़ेंगे नियमित और विसरित परावर्तन। जब प्रकाश की समांतर किरणें किसी समतल दर्पण पर आपतित होती हैं तब परावर्तित किरणें एक दूसरे के समांतर एक विशेष दिशा में जाती हैं। इस प्रकार के परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। समतल दर्पण एवं अन्य चिकने व चमकीले पृष्ठों से नियमित परावर्तन होता है। किसी खुरदरे धरातल पर आपतित प्रकाश की किरणें समांतर होने पर भी परावर्तन के पश्चात समांतर नहीं होती हैं, अपितु ये भिन्न भिन्न दिशाओं में परावर्तित होती हैं। इस प्रकार के अनियमित परावर्तन को विसरित परावर्तन कहते हैं। विसरित परावर्तन परावर्तक धरातल की अनियमित सतह के कारण होता है। अनियमित सतहों जैसे पुस्तक, लकड़ी की मेज आदि से विसरित परावर्तन होता है। विसरित परावर्तन के कारण ही हमें छायादार पेड़ के नीचे तथा कमरे के अंदर एक प्रकाश प्राप्त होता है। अच्छे और मंद परावर्तक ऐसी सतह जो उन पर आपतित प्रकाश के अधिकतम मान को परावर्तित कर दे अच्छे परावर्तक कहलाते हैं, जैसे चिकनी व अच्छी पॉलिश वाली चमकीली सतह, दर्पण आदि। ऐसी सतह जो आपतित प्रकाश में से कुछ भाग ही परावर्तित कर सके वे मंद परावर्तक कहलाते हैं। समतल दर्पण से प्रतिबिंब एक प्रैक्टिकल है। गतिविधि 3, एक समतल दर्पण को थर्मोकोल के टुकड़े में फंसाकर दर्पण 4 के अनुसार खड़ा कीजिए। इसके सामने कुछ दूरी पर एक पेंसिल या पेन या अन्य वस्तु को खड़ा कीजिए। दर्पण में इसका प्रतिबिंब देखिए। अब पेंसिल को दर्पण के सामने अलग अलग जगहों पर रखिए। प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब को देखिए, यह कैसा दिखाई देता है, सीधा या उल्टा। यह प्रतिबिंब वस्तु पेंसिल की तुलना में बड़ा है या छोटा है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा बनता है, वस्तु के बराबर बनता है। एक और प्रैक्टिकल है। गतिविधि 4, एक सफ़ेद कागज पर एक सरल रेखा खींचिए। अब इससे चलते हुए 3 सेंटीमीटर भुजा के कुछ वर्ग चित्र 14.4 के
4 के अनुसार एक के बाद एक बनाइए। थर्मोकोल के टुकड़े में समतल दर्पण को फंसाकर सरल रेखा के अनुदिश खड़ा कीजिए। दर्पण के सामने किसी एक वर्ग के केंद्र पर एक पेंसिल या पेन को ऊर्ध्वाधर खड़ा कीजिए। प्रतिबिंब का अवलोकन कर पता कीजिए कि इसकी दर्पण से दूरी कितनी है। आप देखेंगे कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी की वस्तु दर्पण से वस्तु बिंब की दूरी होती है। अब दर्पण के पीछे एक सफ़ेद कागज़ की शीट को पर्दे के रूप में उतनी दूरी पर सीधा खड़ा कीजिए जितनी दूरी पर आपको प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। क्या पर्दे पर वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है? आप पाएंगे कि जहाँ यह प्रतिबिंब आपको नज़र आ रहा है वहाँ पर्दा रखने पर प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, अतः यह आभासी प्रतिबिंब है। जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सके उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ऐसे प्रतिबिंब किसी स्थान पर बनते हुए प्रतीत होते हैं किंतु ये वास्तव में स्थित नहीं होते हैं। इसके विपरीत ऐसे प्रतिबिंब जो किसी स्थान पर वास्तव में स्थित होते हैं तथा जिन्हें पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है उन्हें वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। पार्श्व परिवर्तन। समतल दर्पण के सामने खड़े होकर आप अपने दाएं हाथ को फैलाएं और अपने प्रतिबिंब को देखें। आप पाएंगे कि आपके प्रतिबिंब का दायां हाथ फैला हुआ है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब में दायां भाग बायां दिखाई देता है और बायां भाग दायां दिखाई देता है। इस घटना को पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। पार्श्व परिवर्तन के कारण ही रोगी वाहन एम्बुलेंस के आगे विशेष तरह के अक्षर लिखे जाते हैं जिससे आगे चलने वाली गाड़ी के ड्राइवर के पास लगे साइड ग्लास दर्पण में इसका प्रतिबिंब सही बने और उसे एम्बुलेंस लिखा हुआ नजर आए ताकि वह पीछे से आने वाले रोगी वाहन को साइड दे सके। समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है, आओ पता लगाएं। एक प्रैक्टिकल गतिविधि 5। समतल दर्पण MN के सामने एक बिंदु प्रकाश स्रोत O रखा है। चित्र 14.7 के अनुसार बिंदु O से चलने वाली दो किरणें OA तथा OC दर्पण पर आपतित हो रही हैं। दर्पण MN के पृष्ठ के बिंदुओं A तथा C पर अभिलंब खींचिए। फिर बिंदुओं A तथा C पर परावर्तित किरणें खींचिए। परावर्तित किरणों को क्रमशः AB तथा CD से निरूपित कीजिए। इन्हें आगे की ओर बढ़ाइए। ये आगे की ओर बढ़ने पर नहीं मिलती हैं। अब इन्हें पीछे की ओर बढ़ाइए। जिस बिंदु पर ये किरणें मिलती हैं तो उस बिंदु पर I अंकित कीजिए। बिंदु A और O को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। हमें ये परावर्तित किरणें E पर स्थित हमारी आँख को बिंदु I से आती प्रतीत होंगी। चूँकि परावर्तित किरणें वास्तव में A पर नहीं मिलती हैं बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती हैं, इसलिए हम कहते हैं कि यह प्रतिबिंब आभासी है। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। हम वस्तुओं को परावर्तन के कारण ही देख पाते हैं। जब प्रकाश किसी वस्तु के विभिन्न बिंदुओं से टकराता है और परावर्तित होकर हमारी आँख पर आता है तो उस वस्तु के सभी बिंदुओं का प्रतिबिंब हमारी आँख में बनता है जिससे वह वस्तु हमें दिखाई देती है। बहुप्रतिबिंब। आपने देखा कि एक समतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु पर एक ही प्रतिबिंब दिखाई देता है किंतु दो समांतर दर्पणों के मध्य रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनते हैं। आप अपने बाल कटवाने किसी दुकान पर गए होंगे। वहाँ आपको एक दर्पण के सामने बिठाया जाता है तथा आपके पीछे की ओर एक दर्पण बने लगा होता है। ये दोनों दर्पण एक दूसरे के समांतर होते हैं। पीछे वाले दर्पण के कारण आपको अपने कई प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। वस्तुतः दो समांतर दर्पणों के मध्य रखी वस्तु के अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। अब यदि ये दर्पण एक दूसरे के साथ किसी कोण पर झुके हुए हैं तो उनके बीच रखी वस्तु के कितने बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। आओ प्रयोग करें।
गतिविधि छठी है ये। ड्राइंग बोर्ड पर चांदे की सहायता से चित्र 14.9 के अनुसार अर्धवृत्त बनाइए। इस पर 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक कोण अंकित कीजिए। रेखा ए बी और सी डी के सहारे दो समतल दर्पणों को इस प्रकार रखिए कि ये दोनों एक दूसरे से समकोण पर हों। अब एक पेन को इसके बीच रखकर बताइए कि इससे कितने प्रतिबिंब बनते हैं। आप पाएंगे कि समकोण पर रखे दो समतल दर्पणों के मध्य रखी गई वस्तु के 3 प्रतिबिंब बनते हैं। अब सारणी 14.2 में रखी गई विभिन्न कोणों पर दर्पणों को बारी बारी से रखकर बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात कीजिए। 360 डिग्री में कोण थीटा के मान का भाग देकर उनमें से एक घटाइए। यह मान प्रतिबिंबों की संख्या के बराबर प्राप्त होता है। तो ये सारणी भरनी है आपको। उपयुक्त अध्ययन के आधार पर हम कह सकते हैं कि किसी कोण पर रखे दो समतल दर्पणों के बीच रखी गई वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या का सूत्र n, मतलब प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी, 360 बटे दर्पणों के मध्य कोण -1। ठीक है। यदि 360 में कोण के मान का भाग देने पर भागफल पूर्णांक प्राप्त नहीं होता है तो प्रतिबिंबों की संख्या के लिए हम अगला पूर्णांक लेते हैं। यदि कोण का मान 50 डिग्री है तो 360 बटे 50 -1 बराबर 6.2, जिसका अगला पूर्णांक 7 होता है। अतः 50 डिग्री कोण पर प्रतिबिंबों की संख्या 7 होगी। यदि दोनों पूर्णांकों के मध्य कोण 0 डिग्री होता है, दोनों समांतर हो, तो इसके मध्य रखी वस्तु के अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। आपने अब तक जाना कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी एवं सीधा होता है। प्रतिबिंब का आकार बिंब या वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे जितनी दूरी पर बनता है, जितनी दूरी पर दर्पण के सामने रखा होता है। इसके अतिरिक्त प्रतिबिंब पार्श्व प्रतिबिंब होता है। यदि परावर्तक पृष्ठ समतल न होकर वक्र धरातल हो तो प्रतिबिंब कैसे बनेंगे, आओ करके देखें। गोलीय दर्पण। अब हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण प्रैक्टिकल के द्वारा। 7वां प्रैक्टिकल है। एक बड़ी चमकदार चम्मच लेकर इसके अंदर धसे हुए वक्र धरातल या पृष्ठ में अपना चेहरा देखने का प्रयत्न कीजिए। क्या आप प्रतिबिंब देख पाते हैं? यह छोटा है या बड़ा? चम्मच को धीरे धीरे अपने चेहरे से दूर ले जाइए, प्रतिबिंब को देखते रहिए यह कैसे परिवर्तित होता है। चम्मच को उलट दीजिए तथा इसके उभरे हुए पृष्ठ से अपना चेहरा देखने की क्रिया दोहराइए। अब प्रतिबिंब कैसा दिखाई देता है? दोनों पृष्ठों पर प्रतिबिंब के लक्षणों की तुलना कीजिए। चमकदार चम्मच का वक्र पृष्ठ एक वक्र दर्पण की भांति माना जा सकता है। इससे अधिक उपयोग में आने वाले सामान्यतः वक्र दर्पण का प्रारूप गोलीय दर्पण है। इस प्रकार के दर्पणों के परावर्तक पृष्ठ को किसी गोले के पृष्ठ का एक भाग माना जा सकता है। ऐसे दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय है, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। अवतल दर्पण, अभिसारी दर्पण बोलते हैं इसको, तथा उत्तल दर्पण, अपसारी दर्पण। इसकी बनावट कैसी होती है तो आओ पता करें। एक गतिविधि है। रबर की एक खोखली गेंद लेकर इसे शिक्षक की सहायता से चित्र 14.10 ए के अनुसार परिधि के कुछ पास से सावधानी से XY के अनुदिश काटकर भाग AOB निकालिए। इस भाग AOB का अवलोकन कीजिए। इसका एक भाग अंदर धसा हुआ है जबकि इसका विपरीत भाग उभरा हुआ है। इस टुकड़े के अंदर और बाहर वाले दोनों भाग वक्रित हैं। इन भागों को क्या कहते हैं? किसी वक्र धरातल के उभरे हुए तल को उत्तल कहते हैं तथा अंदर धसे हुए भाग को अवतल कहते हैं। यदि यही क्रिया कांच के पारदर्शी खोखले गोले के साथ की जाए तो उसे कांच का पारदर्शी वक्रित भाग प्राप्त होगा, जिसके दो विपरीत तलों में एक उत्तल एवं एक अवतल होगा। जिस गोलीय दर्पण का बाहर की ओर वक्रित पृष्ठ परावर्तक के रूप में कार्य करता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। यह गोलीय दर्पण जिसके अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित पृष्ठ परावर्तक के रूप में कार्य करता है उसे
अवतल दर्पण कहते हैं। तो यहाँ यह चित्र देखें। इस चित्र में जो बीचों बीच का जो बिंदु है सी, इसको वक्रता केंद्र कहते हैं। और धसा हुआ भाग है, जो चमकीला धसा हुआ भाग, उसे अवतल भाग परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। और जो उभरा हुआ भाग अगर चमकीला होता है तो उत्तल भाग परावर्तक पृष्ठ होता है। ठीक है। अतः हम कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित हो सकता है। इन दर्पणों का आरेखीय निरूपण चित्र 14.10 में किया गया है। इन चित्रों में दर्पण का पीछे का भाग छायांकित है। अब आप समझ सकते हैं कि चम्मच का अंदर की ओर वक्रित पृष्ठ लगभग अवतल दर्पण जैसा है तथा चम्मच के बाहर की ओर उभरा हुआ पृष्ठ उत्तल दर्पण जैसा है। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है। इस गोले का केंद्र सी गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र ओ का दर्पण का ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिसे गोले का भाग है, उसकी त्रिज्या आर दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। चित्र 14.10 में इसे ओ सी से दर्शाया गया है। ध्रुव ओ तथा वक्रता केंद्र सी को जोड़ने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। अवतल दर्पण अभिसारी होता है। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, आओ करके सीखें। एक गतिविधि 9 है, करके देखते हैं। एक अवतल दर्पण को अपने हाथ में पकड़िए और इसके परावर्तक पृष्ठ को सूर्य की ओर कीजिए। दर्पण द्वारा परावर्तित प्रकाश को दर्पण के पास रखिए। एक काले रंग की कागज की शीट पर डालिए। कागज की शीट को धीरे धीरे तब तक आगे पीछे किए जब तक कि आपको कागज की शीट पर प्रकाश का एक चमकीला तीक्ष्ण बिंदु प्राप्त न हो जाए। दर्पण तथा कागज को कुछ मिनट के लिए उसी स्थिति में पकड़े रखिए। आप क्या देखते हैं, पहले कागज से धुआं उठने लगता है, अतः यह आग भी पकड़ सकता है। यह क्यों जलता है, तो चेतावनी, सूर्य की ओर यह दर्पण द्वारा परावर्तित सूर्य के प्रकाश की ओर कभी भी सीधे मत देखिए, इससे आपकी आंखें क्षतिग्रस्त हो सकती हैं। सूर्य से आने वाली प्रकाश की एक दूसरे के समांतर आने वाली किरणों का अवतल दर्पण पर एक तीक्ष्ण चमकीले बिंदु के रूप में अभिसारित या अभिकेंद्रित करता है। इसलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। वास्तव में कागज की शीट पर प्रकाश का यह चमकीला बिंदु सूर्य का प्रतिबिंब है। यह बिंदु अवतल दर्पण का फोकस है। अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष के आवर्तन के बाद मुख्य अक्ष पर एक बिंदु पर हो जाती है। यह बिंदु अवतल दर्पण का फोकस एफ कहलाता है। फोकस व ध्रुव के मध्य की दूरी को फोकस दूरी एफ कहते हैं। यह वक्रता त्रिज्या आर की आधी होती है, अर्थात एफ बराबर r/2। सूर्य के प्रकाश के एक बिंदु पर केंद्रित हो जाने से ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिसके कारण कागज जलने लगता है। दर्पण की स्थिति से इस प्रतिबिंब या चमकीला बिंदु की दूरी दर्पण की फोकस दूरी के लगभग बराबर होती है। इसे स्केल से मापकर दर्पण की लगभग फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। उत्तल दर्पण अपसारी होता है। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं, आओ करके सीखें। गतिविधि 10। 1. उत्तल दर्पण को अपने हाथ में पकड़कर इसके परावर्तक पृष्ठ को सूर्य की ओर कीजिए। दर्पण द्वारा परावर्तित प्रकाश को दर्पण के पास रखी एक काले रंग की कागज की शीट पर डालिए। कागज की शीट पर धीरे धीरे आगे पीछे क्या आपको कागज की शीट पर प्रकाश का एक चमकीला तीक्ष्ण बिंदु प्राप्त होता है। अवतल दर्पण एक दूसरे के समांतर आने वाली किरणों को अभिकेंद्रित नहीं करता है, बल्कि फैला देता है, अपसारित करता है। इसलिए उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। यह बिंदु उत्तल दर्पण का फोकस कहलाता है। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है, आओ करके देखें। से प्रतिबिंब चित्र गतिविधि 11। एक अवतल दर्पण लीजिए। इस दर्पण से एक कागज पर सूर्य के प्रकाश को डालकर चमकीला बिंदु प्राप्त कीजिए। वास्तव में यह सूर्य का प्रतिबिंब है। यह अत्यंत छोटा, वास्तविक तथा उल्टा है। दर्पण से इस
प्रतिबिंब की दूरी मापकर अवतल दर्पण की लगभग फोकस दूरी है। मेज पर चौक से एक बिंदु O बनाइए। इस बिंदु पर अवतल दर्पण को एक स्टैंड पर रखिए। स्टैंड को रेखा पर इस प्रकार रखिए कि दर्पण का ध्रुव इस बिंदु O पर स्थित हो। इसके सामने फोकस दूरी के बराबर दूरी पर एक बिंदु F लगाइए तथा इससे दुगनी दूरी पर एक बिंदु C लगाइए। अब एक जलती हुई मोमबत्ती को इससे थोड़ी दूरी पर रखिए। लगभग 15 सेंटीमीटर लंबी और 10 सेंटीमीटर चौड़ी गत्ते का एक शीट पर एक सफ़ेद कागज़ चिपकाइए। यह एक पर्दे का कार्य करेगा। इसको दर्पण के सामने आगे पीछे तब तक खिसकाइए जब तक कि आपको इस मोमबत्ती की लोकेशन तथा चमकीला प्रतिबिंब प्राप्त न हो जाए। प्रतिबिंब को ध्यानपूर्वक, यह उल्टा तथा छोटा होता है। फोकस F एवं वक्रता केंद्र C के मध्य बनेगा। इस क्रियाकलाप को मोमबत्ती की विभिन्न स्थितियों के लिए दोहराइए तथा अपने प्रेक्षणों को नोट कर आगे दी गई सारणी 14.3 में लिखिए। इनमें से मोमबत्ती जब भी दर्पण और F के बीच वाली स्थिति में आप पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इस अवस्था में प्रतिबिंब की स्थिति को ज्ञात कीजिए, तब इसके आभासी प्रतिबिंब को सीधे दर्पण में देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर उपयोग करके आपको ये सारणी भरनी है। अब अवतल दर्पण के स्थान पर उत्तल दर्पण को लेकर प्रक्रिया को आप पाएंगे कि उत्तल दर्पण से पर्दे पर प्रतिबिंब नहीं बनता है। इससे सदैव दर्पण के पीछे सीधा आभासी एवं छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, जिसे दर्पण में देखा जा सकता है। अवतल दर्पणों के उपयोग। अवतल दर्पणों का उपयोग सामान्यतः टॉर्च, सर्चलाइट तथा वाहनों के अग्रदीप हेडलाइट्स में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरणपुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। दाढ़ी बनाने में बड़ा व स्पष्ट प्रतिबिंब बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। सौर चूल्हों व ऊष्मकों में सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पण का उपयोग है। दंत विशेषज्ञ अवतल दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। उत्तल दर्पणों के उपयोग। उत्तल दर्पणों का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पार्श्व दर्पण या साइड ग्लास के रूप में किया जाता है। ये दर्पण वाहन के पार्श्व या साइड में लगे होते हैं तथा इनमें ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को देख सकते हैं, जिससे वे सुरक्षित रूप से वाहन चला सकें। उत्तल दर्पणों को इसलिए भी प्राथमिकता देते हैं क्योंकि ये सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं, यद्यपि यह छोटा होता है। इनका दृष्टि क्षेत्र भी बहुत अधिक है क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रित होते हैं। अतः समतल दर्पण की तुलना में उत्तल दर्पण ड्राइवर को अपने पीछे से बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ बनाते हैं। तो ये अपना अध्याय ख़त्म होता है। ठीक है, तो और इसके कुछ प्रश्न है वो देख लेते हैं। और अगर कोई प्रश्न ऐसा हो जो आपको याद नहीं रहा हो तो आप एक बार वीडियो दोबारा देख लें, आपको आसानी से दिख जाएंगे। जैसे पहला प्रश्न है, वक्रता केंद्र से दूर स्थित वस्तु का अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है। वक्रता केंद्र से दूर स्थित वस्तु का अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है। तो वक्रता केंद्र होता है बीचों बीच C से दूर स्थित वस्तु का अवतल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। कहाँ बनता है? दूर, कितना दूर ये निश्चित नहीं किया गया इसमें। ठीक है, तो ये बनता है वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के मध्य, घ ऑप्शन सही है इसमें। दूसरा प्रश्न, वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए प्रयोग करते हैं कौन सा? उत्तल दर्पण। ठीक है, तो ख ऑप्शन सही है इसमें। तीसरा, समतल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो समतल सामने देखो ये बनता है उसके समतल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। चार ऑप्शन है। वस्तु से दर्पण के मध्य की दूरी के बराबर, वस्तु से दर्पण के मध्य की दूरी के बराबर। सही है, क्या ऑप्शन सही है इसका? उतनी दूरी पर बनता है जितनी दूर दर्पण से वस्तु रखी गई है। ठीक है, तो आगे के प्रश्नों को आप कीजिए। कोई दिक्कत आए तो कमेंट में जाके हमें ज़रूर बताएं।
वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चैनल पर आने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।